Namaste बच्चों, welcome back to the chapter Biotechnology. Myself Dr. Vaibhav Awasthi. I am here to guide you with respect to extra points of this chapter. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने NCERT टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए थे. ओके, उस सारे लेक्चर को मैं उम्मीद करता हूँ तुमने सीरीज में देखा है. ओके, ताकि तुम्हारा बेसिक्स अभी प्रिपेयर हो चुका होगा बेटा. आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. द बोर्ड वर्क हैज बीन डन ऑलरेडी सो दैट वी कट ऑन टू टाइम. इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम लोग रिवाइज करें, इस चैप्टर में हम सीख क्या रहे हैं. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है. उसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो पहले से बेहतर बन सके, या तो फिर वो हमको कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट दे जो कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करता है और अब तक हम बना नहीं पा रहे थे. जैसे इंसुलिन, नेचुरली ये पैनक्रियास में बनता है, पर अभी हम लोग आर्टिफिशियली बना पा रहे हैं. इस चैप्टर में सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो है rDNA टेक्नोलॉजी, विच स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ओके, मैंने मेरे प्रीवियस बेसिक वाले लेक्चर में भी यही एग्जांपल दिया था. लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन. ओके, अब ना बेटा ये ना समझो ये स्पाइडर का डीएनए है. ओके, और ये तुम्हारा डीएनए है. ओके, अब तुम्हारे डीएनए में से एक टुकड़ा तोड़ दिया जाता है और ये स्पाइडर वाला डीएनए तुम्हारे डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमको ऐसा पिक्चर मिलेगा बेटा. अब इस डीएनए को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इसके वजह से क्या होगा, तुम्हें इंसान वाली खूबी तो है ही, उसके साथ साथ स्पाइडर वाली खूबी भी आ जाती है. तुम वेब बनाने लगते हो, तुम इधर उधर वेब छोड़ते हो, इधर उधर कूदने लगते हो, मजा मारने लगते हो बेटा. मजा मारने का नहीं, पढ़ाई करने का. सबसे पहली बात, स्पाइडरमैन काल्पनिक कहानी है, इमेजिनरी स्टोरी है, वैसा कुछ होता नहीं है, पर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा देता है बेटा. अब उसी तरह से सोचो कि अगर ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है और अगर मैं इसको किसी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दूं तो वो बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाने वाला जीन आ जाएगा, फिर वो बैक्टीरिया मेरे को इंसुलिन बना के देगा. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हमको याद रखना है. ये जो डीएनए हम लोग बाहर से डालते हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन डीएनए. हाई-फाई लैंग्वेज में इसको एलियन डीएनए भी बोलते हैं बेटा. नेक्स्ट, फिर ये डीएनए को जो डीएनए कैरी कर रहा है, अब ये पूरे के पूरे हिस्से में मैंने फॉरेन डीएनए जोड़ दिया है, तो ये डीएनए जो फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर डीएनए, जहां वेक्टर का असली मीनिंग होता है कैरियर, राइट. फिर इसको उठा के हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे. तो ये ऑलरेडी उसका डीएनए था और लेट्स से ये वाला इंसुलिन वाला डीएनए आता है. तो जिसके अंदर तुम डालोगे ना उसको बोलने का होस्ट. तो इस तरह का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा. जो डीएनए बाहर से आ रहा है उसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए, ठीक है. फिर जो डीएनए फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर. और फिर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके, ये कंबाइंड रिकंबाइंड डीएनए डाल रहे हैं उसको बोलने का होस्ट. बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है. डीएनए को कभी भी काटना रहेगा तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का मदद लेते हैं, और डीएनए को कभी भी जोड़ना रहेगा तो लाइगेज एंजाइम का मदद लिया जाता है बेटा. अब ये सब तो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, वो भी काफी डिटेल में. अब क्लोनिंग वेक्टर्स में क्लोनिंग का मतलब होता है टू क्रिएट आइडेंटिकल कॉपी, यानी ये मान के चलो जेरोक्स कॉपी.
अब बात यह है कि मेरे को इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसका बहुत सारा जेरोक्स कॉपी चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको है ना वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया। ओके, अब ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है बेटा, मैंने उसके साथ जोड़ दिया बेटा, राइट। फिर ये जब बैक्टीरिया में जाएगा, बैक्टीरिया समझो एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, जब ये बैक्टीरिया फटाफट डिवाइड होगा ना, ठीक है, तो ये येलो वाला जो इंसुलिन वाला जीन है ये भी डिवाइड होगा उसके साथ। तो अल्टीमेटली इस वाले जीन का क्लोन्स मिल रहा है ना मेरे को, आइडेंटिकल कॉपीज मिल रहा है, यानी जेरोक्स कॉपी मिल रहा है। और इसका इतना सारा क्लोन्स क्यों मिल पाया, क्योंकि इसको कोई ना कोई डीएनए कैरी कर रहा था, और उस डीएनए को मैं बोलूंगा वेक्टर डीएनए। सो वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। जैसे मच्छर, मच्छर इज द वेक्टर फॉर मलेरिया, यानी मलेरिया होता है एक छोटे से प्रोटोजोआ के वजह से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। पर वो प्लाज्मोडियम होता किसके अंदर है, मॉस्किटो के अंदर। और मॉस्किटो जब अपने को बाइट करता है तब वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में रिलीज होता है और हमको मलेरिया होता है। सो ये प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर तक कैरी करके पहुंचाया किसने, मॉस्किटो ने। सो हम बोलेंगे मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर मलेरिया। वैसे यहां पे हमारे आज के टॉपिक में क्लोनिंग वेक्टर, इसको दूसरी भाषा में हम लोग वेहिकल डीएनए बोलेंगे, यानी जो फॉरेन डीएनए है उसको ले जाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ना, जो गाड़ी उसको कैरी करके ले जाएगा, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज वेहिकल डीएनए। अब अक्सर ना ये वेक्टर है ना दो ही कॉमन होते हैं, देयर आर ओनली 2 कॉमन टाइप्स ऑफ वेक्टर। आमतौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला वेक्टर कौन सा होगा, नंबर 1, कहानी सुन ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये ना एक बैक्टीरिया का सेल है। अब बैक्टीरिया के पास यहां पर कुछ डीएनए का मटेरियल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, दैट इज न्यूक्लियस लाइक मटेरियल। बट उसके अलावा उसके पास यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यही प्लाज्मिड का एक टुकड़ा तोड़ते हैं हम लोग और फॉरेन डीएनए को उधर ही जोड़ देते हैं। ओके, सो वेक्टर में सबसे कॉमन वेक्टर कौन हुआ, एक तो हो गया प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड ना प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यानी यूजुअली बैक्टीरिया में, ये यूजुअली तुमको बैक्टीरिया में मिलेगा एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी जो उसका नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। और ये प्लाज्मिड खुद ब खुद डिवाइड हो सकता है, ऑटोनॉमसली इट कैन रेप्लिकेट, यानी खुद डिवाइड होगा। तो एक बार ये प्लाज्मिड के साथ फॉरेन डीएनए मैंने जोड़ दिया, तो जब जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा प्लाज्मिड खुद भी डिवाइड होगा बेटा, उसके हिसाब से फॉरेन डीएनए का मेरे को बहुत सारा क्लोन्स मिलेगा, ये याद रखना। अच्छा, दूसरा कॉमनेस्ट वेक्टर कौन होगा, दूसरा कॉमनेस्ट वेक्टर होगा वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है। अब वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है उसको हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में फेज बोलते हैं, फुल फॉर्म में उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज के अंदर भी ना कोई डीएनए का मटेरियल होता है बेटा, ओके, कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। सो अब सवाल ये है कि जो फॉरेन डीएनए है उसको कैरी करने के लिए जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस कैरियर को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर के बारे में ही बात करेंगे, और ये वेक्टर यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं, ईदर इट इज अ प्लाज्मिड और इट इज अ बैक्टीरियोफेज। ये समझा बेटा, इतना तुमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर्स में कॉमन वाले हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, उसके अलावा अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखो और कौन से वेक्टर्स होते हैं। तो कॉस्मिड भी एक तरह का वेक्टर है, फेजमिड्स भी एक तरह का वेक्टर है, YAC, BAC, MAC और बैक्यूलोवायरस, ये सब भी अलग अलग तरह के वेक्टर है। वेक्टर यानी ये कोई ना कोई डीएनए का हिस्सा है जिसमें हम लोग फॉरेन डीएनए जोड़ देंगे
और फिर इसको किसी ना किसी सेल के अंदर डाल देंगे ताकि फॉरेन डीएनए का एक्स्ट्रा कॉपीज अपने को मिलेगा बेटा। ओके, अब जैसा कि ये वर्ड कॉस्मिड्स है, कॉस्मिड एक टाइप का प्लाज्मिड है। मिड देखो ना, मिड यानी प्लाज्मिड, सो इट इज अ प्लाज्मिड विच कंटेन्स कॉज सीक्वेंस ऑफ लैम्बडा फेज बैक्टीरियोफेज। इसका डिटेलिंग तुमसे कोई पूछेगा नहीं, तुमसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि क्लोनिंग वेक्टर्स में और कौन से, तो खाली टाइटल याद रखने का। ओके, अब कॉस्मिड का डिटेल्ड मीनिंग ऐसा है कि ये भी एक तरह का प्लाज्मिड है जिसमें लैम्बडा फेज यानी बैक्टीरियोफेज यानी एक वायरस। ओके, सो एक वायरस उसका है ना कॉज सीक्वेंस रहेगा इसमें, और कॉज एंड्स यानी स्टिकी एंड्स बेटा। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखो, बैक्टीरियोफेज इज नेवर अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इज ऑलवेज अ वायरस। मैंने मेरे बेसिक वाले लेक्चर में तुमको सिखाया है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर घुस के इन्फेक्शन पैदा करते हैं बेटा। नेक्स्ट, कमिंग टू फेजमिड्स, फेजमिड्स इज a type of plasmid. It can work as plasmid also and it can work as bacteriophage also. So this is working as bacteriophage and it is working as plasmid also. Okay? अच्छा, एक और एक्स्ट्रा बात तुमको सिखा दूं, लैम्बडा फेज जो है ना बेटा, लैम्बडा फेज यानी बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोफेज यानी वायरस, वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा और इन्फेक्शन पैदा करेगा। लैम्बडा फेज जो है उसका यूजुअली, इफ वी सी द मेजरमेंट, देन 48.5 किलो बेस पेयर्स उसका सीक्वेंसिंग का लेंथ होता है बेटा। ओके, 48.5, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, इसको याद रखो बेटा। आगे, YAC का फुल फॉर्म डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। YAC का फुल फॉर्म इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। बेटा मैंने यहां शॉर्ट में लिखा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। BAC स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल chromosomes. MAC stands for, चलो लगा लो, दिमाग लगा लो बेटा, mammalian artificial chromosomes. ओके, देन बैक्यूलोवायरस एक याद रखना है, और फिर एक याद रखने का ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांस का मतलब चेंज और पोजोन का मतलब पोजीशन। ट्रांसपोजॉन्स को जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है बेटा। सर क्या कमाल की बात है, जीन्स भी कूद ही मार रहा है, जीन्स भी जंपिंग करता है। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है मैं बताता हूं थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए क्या याद रखना, मालूम है, सिर्फ टाइटल याद रख। ओके, दैट इज मोर देन इनफ। कि क्लोनिंग वेक्टर, अगर मेरे को बाहर का कोई ना कोई डीएनए ओके किसी ना किसी डीएनए के साथ चिपकाने का है ताकि वो कैरियर का काम करे, सो वो कैरियर, वो वेक्टर कौन कौन हो सकता है? सो वो कॉस्मिड हो सकता है, वो फेजमिड्स हो सकते हैं, YAC, BAC, MAC, बैक्यूलोवायरस और ट्रांसपोजन। ये सब के सब वेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिर्फ इतना तुमको याद रखना है, और सबका फुल फॉर्म और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेटा। अच्छा, अब इसमें जो जंपिंग जीन्स है ट्रांसपोजन से, ये दो टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है रेट्रो ट्रांसपोजन, और एक होता है डीएनए ट्रांसपोजन। इसमें से रेट्रो ट्रांसपोजन को बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और डीएनए ट्रांसपोजन को बोलते हैं कट एंड पेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है। ये कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म है और ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है। ओके, अब ट्रांसपोजन का एक्चुअल मीनिंग इज जंपिंग जीन्स।
जंपिंग जीन्स का आइडिया कैसे है ना बेटा, कि सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से ये डीएनए का टुकड़ा है, ओके, और यहां पर एक जीन्स है, जीन्स यानी डीएनए का छोटा सा सेगमेंट बेटा। अब ये जीन अपना पोजीशन बदलता है, ओके, और ये अपना पोजीशन दो स्टाइल में बदलता है। रेट्रो ट्रांसपोजोन में क्या होता है ना कि ये डीएनए mRNA, rRNA और tRNA बनाएगा, ठीक है, अपने हिसाब से ना आरएनए बनाता है बेटा। समझो ये आरएनए बन गया, फिर वो आरएनए, अब नॉर्मली क्या होता है, डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाता है बेटा, ओके। इसका ना एक अलग ही बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर होगा, ओके। सो यहाँ पर उल्टा होगा, डीएनए आरएनए बना रहा है और आरएनए प्रोटीन बनाना चाहिए, तो आरएनए प्रोटीन बनाने के बदले वापस डीएनए का टुकड़ा बना देता है। तो ये आरएनए देखो वापस से इसने ये डीएनए बना दिया, ओके। फिर ये डीएनए समझो नीचे जाके यहां जुड़ गया, ओके। ये एक स्टाइल है। अच्छा, दूसरे स्टाइल में क्या होता है कि इसी डीएनए में समझो ये जीन है, तो ये जीन को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां से काट देगा बेटा, काटने के बाद ये यहां से निकल गया और फिर नीचे जाके जुड़ गया। तो देखो ना, ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म हो ना, कंप्यूटर में जैसे तुम कट कॉपी पेस्ट करते हो, तो यहाँ क्या हुआ, वो टुकड़ा ही खुद निकल गया यानी कट हो गया, फिर नीचे जाके जुड़ गया यानी पेस्ट हो गया। और यहाँ क्या हुआ कि वो टुकड़ा खुद है, उसने आरएनए बनाया और आरएनए ने वैसा ही एक टुकड़ा बनाया और वो नीचे जाके जुड़ गया। तो इसको बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ट्रांसपोजोन वाला, ये तुमको याद रखना है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझा सबको? ओके फाइन। अब नाउ मूविंग ऑन, ये सारे क्लोनिंग वेक्टर्स में से दो क्लोनिंग वेक्टर्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है, उस बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। इस पूरे लेक्चर में पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन वेक्टर्स कौन है। सो मोस्ट कॉमन वेक्टर्स दो ही होते हैं बेटा, एक तो है प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बेटा, और दूसरा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में दो एग्जांपल तुमको याद रखना है, एक है M13 और दूसरा है लैम्बडा फेज। लैम्बडा फेज का हम लोग ने साइज भी कर लिया है 48.5 किलो बेस पेयर, याद रखना, ठीक है। M13 और लैम्बडा फेज। सर अब ये नाम पढ़ के तुमको स्ट्राइक होना चाहिए, सर ये M13 क्या है? M13 बैक्टीरियोफेज है। दूसरा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई ना कोई वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर घुस के ओके उसको इन्फेक्शन कर देगा, और इसी के जेनेटिक मटेरियल में हम लोग कोई ना कोई फॉरेन डीएनए जोड़ने वाले, ओके। तो ये कैरियर, ये वेक्टर का काम करेगा। अच्छा, प्लाज्मिड में कौन सा है? प्लाज्मिड में हमारे पास कॉमनेस्ट एग्जांपल है PBr 322, दूसरा एग्जांपल है PUC और तीसरा एग्जांपल है TI प्लाज्मिड। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी बात तुमको बताता हूं, प्लाज्मिड का नामकरण होगा ना, कभी भी नेमिंग होता है तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर P। ऑप्शंस में देखना एमसीक्यू में, ओके, कैपिटल P लिखा रहेगा ना, वो राइट आंसर नहीं है, यानी ये PBR को मैं ऐसा कैपिटल PBR ऐसा नहीं लिख सकता, स्मॉल p और फिर कैपिटल B और कैपिटल R ऐसा ही लिखना पड़ता है उसको। स्मॉल p का मतलब होता है प्लाज्मिड, ओके। फिर B और R वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया, इनका नाम है बॉलीवर और रॉड्रिक्स। एंड 322 उनके रिसर्च यूनिट में, उनके टीम में कितने जन थे? तो 322 लोग थे, इस हिसाब से प्लाज्मिड का नाम रखा गया। कुछ प्लाज्मिड का नाम जगह के नाम से रखा जाता है, PUC। अब देखो पहला P छोटा है, अब इसमें ना ऑप्शन में अगर ऐसा आया
सब P बड़ा है तो अलग है, तो ये PUC अलग हो जाएगा, ये एनवायरनमेंट चैप्टर पे चले जाएगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ओके, बट प्लाज्मिड की बात करेंगे ना तो P हमेशा छोटा रहेगा बेटा। सो इट इज प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, सो कुछ कुछ प्लाज्मिड का नाम ना जगह के नाम से रखा जाता है। नेक्स्ट, जैसे PBr 322 है, प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स एंड 322 लोग थे वो टीम में, वैसे ही PBr 320 भी होता है बेटा। अच्छा, वैसे एक और प्लाज्मिड है, चलो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू राइट इन योर कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में तुम लिखो, ओके, यू विल फाइंड आउट कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PACYC 177। एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि ये सब क्या है, ये प्लाज्मिड्स है। ओके, राइट, सो इट्स योर होमवर्क दैट यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PACYC। अच्छा, नेक्स्ट प्लाज्मिड है TI प्लाज्मिड। TI इज a tumor inducing plasmid, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, सो ये सारे के सारे वेक्टर्स में से प्लाज्मिड भी एक तरह का वेक्टर है, यानी इसके डीएनए से मैं कोई ना कोई फॉरेन डीएनए जोड़ूंगा और उसको किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दूंगा। ओके, फेजमिड्स भी है, YAC, BAC, MAC, बैक्यूलोवायरस ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन में देखा दो टाइप निकला, रेट्रो ट्रांसपोजोन और डीएनए ट्रांसपोजोन। रेट्रो ट्रांसपोजोन इज कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, डीएनए ट्रांसपोजोन इज कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। यहाँ एक्चुअली में टुकड़ा टूट के कहीं और जाके जुड़ जाता है, और इसको जंपिंग जीन्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जीन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजोन मींस पोजीशन, ट्रांस मींस चेंज, पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट क्यों बोला, क्योंकि डीएनए आरएनए बना रहा है, वो आरएनए वापस से डीएनए का टुकड़ा बना रहा है। इसको रेट्रो क्यों बोला, रेट्रो यानी उल्टा, क्योंकि नॉर्मली डीएनए आरएनए को पैदा करता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है, बट यहाँ आरएनए वापस से डीएनए को पैदा कर रहा है। तो आरएनए ने वापस से डीएनए बनाया, इसलिए रेट्रो लगा हुआ है, रेट्रो ट्रांसपोजोन। रेट्रो यानी उल्टा हुआ यहाँ पे। ओके, चलो मूविंग ऑन। फिर छोटा सा टॉपिक है, थियरी ज्यादा है इसलिए इसको ऑलरेडी लिख के रखा बेटा। ओके, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वेक्टर। एक अच्छे वेक्टर की क्वालिटी क्या होती है? ओके, इजी इंट्रोडक्शन, यानी उसमें जीन डालना आसान होना चाहिए बेटा। जब भी मैं कोई फॉरेन जीन किसी वेक्टर में डालता हूं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से तूने ना एक मेंढक का जीन निकाल दिया और अपने दोस्त के जीन के साथ, उसके डीएनए के साथ जोड़ दिया, तो तेरा दोस्त क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेंढक मैन, फ्रॉग मैन, कूदेगा मेंढक जैसा इधर उधर, राइट। हाँ, काल्पनिक एग्जाम्पल है, ओके, राइट, इमेजिनरी एग्जाम्पल है। अब फ्रॉग का डीएनए मैंने निकाला, ये ले, ये फ्रॉग का डीएनए। अब तू जिसके भी डीएनए के साथ जोड़ देगा, समझो तेरे दोस्त का डीएनए, ठीक है, तो तूने इसको यहां जोड़ दिया, तो ये दोस्त का डीएनए, समझो ये फ्रॉग का डीएनए। ओके, राइट। सो ये है ना एलियन डीएनए कहलाएगा, फ्रॉग का डीएनए एलियन डीएनए कहलाएगा। ओके, अब इसको जिस किसी के साथ जोड़ा जाएगा ना उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। अब समझो फॉर एग्जांपल ऐसे ही ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ओके, इसको मैंने ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड से जोड़ दिया। सो प्लाज्मिड क्या है? यहाँ पे वेक्टर है। तो वेक्टर की खूबी क्या होती है कि जो भी हमको डीएनए चाहिए उसका इंट्रोडक्शन इजीली हो जाना चाहिए, तो दैट इज इजी इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, ऐसा ही सेम 2, 4, 8, 16 खुद ब खुद डिवाइड होना चाहिए। सो उसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट शुड हैव मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, अब मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसके ऊपर हम लोग ने हमारे बेसिक लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, बट मैं शॉर्ट में एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। अब कहानी ऐसी है बेटा कि ये येलो वाला जो जीन है वो इधर आके अटैच होगा, यानी इधर कोई ना कोई पहले का जीन रहा होगा, उस जीन को हम लोग बोलते हैं मार्कर जीन। और ये जीन यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, यानी ये येलो वाला टुकड़ा जब यहाँ बैठेगा तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है कि यहां से ये सफेद वाला टुकड़ा निकल जाएगा बेटा। तो जब येलो वाला यहाँ आके बैठा तो वहां पे जो सफेद वाला हिस्सा था वो तो निकल गया ना, तो उसको मार्कर जीन बोलते हैं। और ये मार्कर जीन यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन वो जीन होता है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत देता है।
अब समझो फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरिया पूरा का पूरा सफेद है, यानी उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को अगर मैं एंटीबायोटिक वाले पानी में डालूंगा, तो क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन है, ओके, अगर मैं उसको एंटीबायोटिक वाले पानी में डाला और क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन है, तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जीन के मदद से उसको एंटीबायोटिक के खिलाफ पावर मिलेगी। अब इसी बैक्टीरिया में जब मैं पीला वाला हिस्सा डाल रहा हूं, समझो इंसुलिन वाला हिस्सा डाल रहा हूं, तो इंसुलिन वाला हिस्सा जब आके बैठेगा तो एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंस वाला जीन निकलेगा ना, तो इंसुलिन वाला जीन आके बैठ गया। फिर इस बैक्टीरिया को जब मैं एंटीबायोटिक्स में डालता हूं तो ये बैक्टीरिया मर जाता है। क्यों मर गया? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन निकल गया। तो ये जीन एक तरह से मार्कर का काम कर रहा है, ये मेरे को मार्क करवा के दे रहा है कि मेरा मनचाहा जीन बराबर उस जगह पे आके बैठा कि नहीं। और ये यहां पर तभी बैठेगा जब ये वाला जीन यहां से निकलेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ना उसको उसी सीक्वेंस में काटता है बेटा, ओके, वो एकदम स्पेसिफिक रहता है। आगे, सो इट शुड हैव मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन यूनिक क्लीवेज साइट। क्लीवेज करना यानी टू कट, दैट मींस टू ब्रेक। सो उसके पास यूनिक क्लीवेज साइट होना चाहिए इन वन ऑफ द मार्कर जीन। इट मस्ट हैव सुटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक प्रोमोटर, जिसके वजह से कोई भी प्रोसेस को सपोर्ट किया जाएगा। ऑपरेटर, जिसके वजह से प्रोसेस को आगे ऑपरेट कर सकते हैं, ओके, उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। अब सबसे जरूरी बात यह है कि नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स में ये सारे क्वालिटीज एब्सेंट होती है बेटा, यानी नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड में ये सारी क्वालिटीज नहीं होती है। इसलिए नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड में मैं जानबूझ के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डलवाता हूं, ओके। हेंस दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग द जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन आएगा कि जानबूझ के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल के मैंने कौन से वाले प्लाज्मिड में छेड़छाड़ की है, उसका एग्जांपल क्या है? तो उसका एग्जांपल है PBr 322, PBr 320, PACYC 177, ओके। इसका फुल फॉर्म यू विल फाइंड आउट एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन, फिर कुछ एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम है जो तुमको याद रखना है। इसमें से फर्स्ट और लास्ट पहले कवर कर लेते हैं। एस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा याद रखो, रोमन नंबर से खत्म होते हैं बेटा, रोमन नंबर 1 2 3, और प्लाज्मिड का नामकरण हमेशा स्मॉल p से चालू होता है, ओके। अब इसमें जो पहला अक्षर है S, वो बैक्टीरिया का है ना फर्स्ट वर्ड होगा। सो यहाँ S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिस। ओके, अच्छा, AC स्टैंड्स फॉर A क्रोमोजीन्स, A क्रोमोजीन्स। सो स्ट्रेप्टोमाइसिस A क्रोमोजीन्स। इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम मिलता है जो डीएनए को काटने के काम आता है, और इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। स्ट्रेप्टोमाइसिस PH, PH स्टैंड्स फॉर फियो क्रोमोजीन्स, ओके। नेक्स्ट, XBA, X फॉर xanthomonas and BA for बदराई, ओके। ये नाम याद रख लेना बेटा अच्छे से। देन SMA, S फॉर Serratia, MA for Marcescens, ओके, Marcescens, Serratia Marcescens, ओके। तो ये फुल फॉर्म याद रख लेना बेटा, अगर ऑप्शन में आएगा ना तो तुमको आना चाहिए बेटा मार्क करने के लिए, ओके। लास्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। अब फॉरेन डीएनए को जिस भी वेक्टर में मैं डालूंगा, फिर वो वेक्टर को मैं किसी ना किसी सेल के अंदर डालने वाला हूं, उस सेल को मैं बोलूंगा कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट में सबसे कॉमन होता है ई कोलाई, फुल फॉर्म एसेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके अलावा और दो बैक्टीरिया का नाम तुमको याद रखना है।
एक है बैसिलस हीमोफिलस और दूसरा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब ये तीनों ना बैक्टीरिया का नाम है, ओके। और इसको कॉम्पिटेंट होस्ट, होस्ट का मतलब टारगेट। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोई ना कोई फॉरेन डीएनए को लाके वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दे रहे हैं, फिर वो वेक्टर डीएनए को मुझे किसी ना किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है, तो इंसुलिन बनाने वाला जीन फॉरेन जीन हुआ, ओके। और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को मैं तोड़ूंगा, जो टुकड़ा बाहर गया वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, और उसके बदले ये इंसुलिन बनाने वाला जीन मैंने डाल दिया। फिर इस प्लाज्मिड को मेरे को किसी ना किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर होता है ना। तो जिस बैक्टीरिया में डालोगे उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे होस्ट, क्योंकि यही बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा तो उसके अंदर प्लाज्मिड डिवाइड होगा, और उसका जब प्लाज्मिड डिवाइड होगा तो इंसुलिन वाला जीन भी डिवाइड होगा। ओके, सो कॉम्पिटेंट होस्ट वो होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर हम लोग डीएनए में छेड़छाड़ करके प्लाज्मिड डाल देते हैं, और जो मेरे को इसका एक्स्ट्रा कॉपी बनाने में मदद करेगा। सो यूजुअली 3 बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज बैसिलस हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड ई कोलाई। इतना समझे बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिया बेटा? ऑलराइट, ओके। अब कैसा ना, ये जो सारे एक्स्ट्रा नाम मैंने तुमको सिखाए हैं, जो बैक्टीरिया के नाम सिखाए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम सिखाए हैं, इसको तुम प्रैक्टिस करो, इसका नोट्स बनाओ अच्छे से, और इसको है ना बोलो और इसको अच्छे से याद रखो बेटा। बाकी कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे चैप्टर में सेम ही रहेगा कि कोई ना कोई बाहर से डीएनए का टुकड़ा उठाओ, किसी ना किसी प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ो, फिर वो प्लाज्मिड को उठा के किसी बैक्टीरिया के सेल में डाल दो। सो बाहर का जो जीन था वो फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए कहलाएगा। जिस प्लाज्मिड में उसको जोड़ोगे वो प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर एक तरह से व्हीकल का काम कर रहा है, तो उसको व्हीकल भी बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं हमेशा प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कॉस्मिड्स, फेजमिड्स, वाईएसी, बीएसी, एमएसी, बैक्यूलोवायरस ट्रांसपोजन, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई ना कोई डीएनए चाहिए मुझे जिसके साथ मैं फॉरेन डीएनए को जोड़ूंगा। खत्म हो गया बात उधर ही। फिर ये पूरे सेटअप को जिस सेल के अंदर मैं डालूंगा, समझो ये सेल में मैंने डाल दिया बैक्टीरिया का सेल, तो उसको मैं होस्ट बोलूंगा। होस्ट यानी टारगेट ऑर्गेनिज्म। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।